नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। आज फायरिंग में अब तक 8 नागरिकों की मौत हो गई है, 18 लोग घायल हो गए हैं। जवाब में बीएसएफ ने जोरदार हमला किया है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर बैठक भी बुलाई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक में एनएसए को भी बुलाया गया है और दिल्ली में इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। तो एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने अब नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री की हाई लेवल बैठक। सीमा पार से पाकिस्तान की हिमाकत। फायरिंग में 8 लोगों की मौत। पिछले कई दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब पाकिस्तानी सैनिकों की नापाक बंदूकें बेलगाम न हुई हों। युद्ध विराम टूट रहा है तो बस टूट ही रहा है। लगता है पाकिस्तान से सीज फायर का करार अब बेमानी हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सीमा पार हर रोज की फायरिंग की सूरत में सामने है। पहले पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ के पोस्ट को निशाना साधते थे, तो अब उनकी बंदूकें भारतीय रिहायशी इलाकों की तरफ घूम गई हैं। मंगलवार को हुई फायरिंग में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी हैं। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि राजौरी में 2 लोगों की जान गई है। मेंढर सेक्टर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त हम मंजाकोट के पंजग्राही इलाके में हैं। आप देख रहे हैं कि सामने की पहाड़ी पर लोग किस तरह चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और हमें बता रहे हैं आज तक की टीम पहली टीम है जो इस इलाके में पहुंची। काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है, ये पहाड़ी इलाका है और आप देख रहे हैं कि अभी तक किसी को ये मोमेंट नहीं पता लग रहा है कि मकान जो है ऊपर हिली एरिया में है। पाकिस्तान ने मंगलवार को नौशेरा, सांबा और आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में फिर सीज फायर का वायलेशन किया। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुबह 6:30 बजे से फायरिंग शुरू हो गई थी। जब गांव में शेलिंग स्टार्ट हुई तो हमने पाकिस्तान की नापाक हरकत का बीएसएफ ने जबरदस्त जवाब दिया। हर पोस्ट पर पाकिस्तान के ठिकानों पर मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान ने पिछले 10 दिनों में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जबकि उसकी गोलाबारी में 9 नागरिकों की मौत हुई है और इतने ही सुरक्षा बल भी शहीद हुए हैं। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी ये कहना है कि जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई इस बार भारत की ओर से हो रही है, इस तरह की कई वर्षों में, कई दशकों में देखने को नहीं मिली। और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी आज प्रातः मिलना हुआ और उनका भी ये मानना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी प्रोफेशनल ढंग से की जाएगी। हैरत की बात यह है कि भारतीय फौज से दुगनी चोट खाने के बाद भी पाकिस्तान की हरकतें बंद नहीं हो रही। पाकिस्तानी सैनिकों की नाफरमानियां लगातार जारी हैं। लगता है पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की फायरिंग को देखते हुए सांबा सेक्टर के 45 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि हमारे 8 नागरिक पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए हैं और क्योंकि बच्चों को इससे बचाना होगा, सांबा सेक्टर में जितने स्कूल हैं वहाँ के कलेक्टर ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं और ये सरकारी स्कूल हैं, 45 स्कूल हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और अब निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बच्चों को बचाया जाए इसलिए स्कूल बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स कवर फायरिंग की आड़ देकर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, इसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। सीमा पर लगे बीएसएफ के थर्मल कैमराज में कैद हुए आतंकवादियों को बीएसएफ ने कैसे सबक सिखाया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है।
ये तस्वीरें उसके झूठ को बेनकाब करती हैं। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर की, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकी इंफ्रारेड कैमरे में कैद हो गए। जम्मू और अखनूर, चनाब ओपी, इस एरिया में वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें जो नेशनल हाईवे है और जम्मू जो है वो बहुत नजदीक है बॉर्डर से। घुसपैठ की पहली कोशिश, तारीख 29 अक्टूबर 2016 सुबह 5:45 पर। 3 आतंकी अल सुबह घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ के थर्मल इमेजिंग कैमरों ने उनकी इमेज कैमरे में कैद कर ली और बीएसएफ ने आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी वहां से वापस घने जंगलों में जाकर पाक की तरफ छिप गए। घुसपैठ की दूसरी कोशिश, तारीख 30 अक्टूबर की सुबह। एक दिन पहले मुंह की खाने के बावजूद आतंकियों ने एक बार फिर 30 तारीख को घुसपैठ की कोशिश की। इस बार भी आतंकी बीएसएफ के सतर्क जवानों की नजरों से नहीं बच पाए और बीएसएफ ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की। पाक ने भी इन आतंकियों को बचाने के लिए कवर फायरिंग शुरू कर दी। घुसपैठ की तीसरी कोशिश, तारीख 30 अक्टूबर शाम 6:45 पर। आतंकी सुबह घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बावजूद वहीं जंगलों में छिपे रहे और दिवाली की शाम एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सतर्क जवानों ने आतंकियों पर फिर फायरिंग की। अपनी जान के लाले पड़ते देख आतंकी उल्टे पांव पाक की तरफ भागने लगे। आज तक ब्यूरो। और ये खबर भोपाल से आ रही है। शहीद जवान रमाशंकर यादव का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज घर पहुंचे, शहीद के और अंतिम यात्रा में शामिल हुए, कंधा दिया। एनआईए अब भोपाल एनकाउंटर की जगह जेल से फरार होने की वारदात की जांच करेगी। भोपाल के इस आशियाने में आज मातम पसरा है। अंदर परिवार वाले बिलख रहे हैं। बाहर सैकड़ों की भीड़ नम आंखों में मायूसी लिए खड़ी है। रविवार की रात एक साजिश ने इस घर की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। ये सिमी के आतंकवादियों के हाथों मारे गए मध्य प्रदेश पुलिस के जांबाज हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का घर है। दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचे। दुख की इस घड़ी में संकट से लड़ने का ढाढ़स बंधाया। अगले ही महीने इस घर में शहनाई गूंजने वाली थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, घर मातम में डूबा है। भारत माता की जय के नारे के साथ मध्य प्रदेश के वीर सपूत की महायात्रा निकली तो अर्थी को कंधा देने वालों में शिवराज भी शामिल थे। 10 लाख रुपए की सम्मान निधि, 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। उधर भोपाल एनकाउंटर पर आज 2 बड़े फैसले हुए। पहला ये कि एनआईए की टीम सिमी के आतंकियों के जेल से भागने की जांच करेगी, यानी एनआईए भोपाल एनकाउंटर की जांच नहीं करेगी, जबकि राज्य सरकार ने सीआईडी को एनकाउंटर की जांच करने का आदेश दिया है। उधर मध्य प्रदेश के जेल मंत्री ने सुरक्षा में चूक की बात स्वीकार की है। जेल प्रशासन में चूक हुई है, इसीलिए तो लोगों को सजा मिली है, यानी सस्पेंड हुए हैं। अगर चूक नहीं हुई होती तो सजा देने की जरूरत क्या थी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसी चूक नहीं हो। शहीद का परिवार और विपक्ष एनकाउंटर और भोपाल जैसे सुरक्षित जेल में सेंध पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले में सियासी उबाल भी चरम पर है। सबको सच की तलाश है। उम्मीद है कि जांच के बाद सारी परतें खुल जाएंगी। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चुनावी रथ तैयार हो चुका है। अखिलेश यादव 3 नवंबर से इस रथ पर सवार होकर पूरे राज्य की चौहदी नापेंगे। विशेष बात यहां पर यह है कि बस में अखिलेश और मुलायम की तस्वीर दिखी, लेकिन शिवपाल कहीं नजर नहीं आए। विकास से विजय की ओर का नारा लेकर अखिलेश यादव का रथ यूपी की रणभूमि में कूच करने को तैयार है। मंगलवार को अखिलेश यादव का रथ बिल्कुल नए कलेवर में लोगों के सामने आया। बस चटकीले लाल रंग से पुती है। ये रंग समाजवादी पार्टी का है। रथ के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है समाजवादी विकास रथ और उसके नीचे समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को दिखाया गया है। रथ में अखिलेश यादव की साइकिल चलाते हुए बड़ी सी तस्वीर है। हालांकि सीएम साहब पुरानी समाजवादी साइकिल की जगह नई स्पोर्ट्स साइकिल पर सवार हैं, यानी ये बदलते वक्त में सीएम की नई सोच का संदेश है। रथ के पीछे और दूसरी तरफ मुलायम सिंह की बड़ी सी तस्वीर लगी है। जिन 3 और लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रथ पर दिखाई देती हैं, वो हैं राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र और जयप्रकाश नारायण। लोहिया की, जनेश्वर मिश्र की और जयप्रकाश नारायण, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तस्वीर इसके ऊपर लगाई गई है। कहीं भी समाजवादी पार्टी के किसी और नेता का कोई जिक्र नहीं है। 3 तारीख को यहाँ पर लखनऊ से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। सामने समाजवादी पार्टी विकास रथ के सामने आप देख सकते हैं कि साइकिल का चुनाव निशान है, लेकिन पूरा रथ जो है वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द, इसकी पूरी जो थीम है वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द ही घूमती है। बस पर डायल 100, एम्बुलेंस सेवा, वुमेन पावर हेल्पलाइन और निशुल्क लैपटॉप जैसी सरकारी योजनाओं को जगह मिली है। अखिलेश 3 नवंबर को इस रथ पर सवार होंगे। पहली यात्रा लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव तक जाएगी। उसके बाद अखिलेश यादव लखनऊ लौटेंगे ताकि 5 तारीख को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में हिस्सा ले सके। लेकिन खास बात यह है कि अखिलेश के बस से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर गायब है। चाचा को भतीजे ने बस में जगह नहीं दी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के अलावा समाजवादी पार्टी के किसी और नेता की तस्वीर भी नहीं लगी हुई है। जाहिर है, संदेश साफ है। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और यह खबर भी मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई है। प्रशांत किशोर, जो कि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार हैं, प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। महागठबंधन के सुगबुगाहट के बीच दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की और दोनों मिले हैं। यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने क्या अब कोई और रणनीति बनाई है, क्या प्रचार का कोई और नया तरीका वो बताने जा रहे हैं। इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिवपाल यादव जो हैं वो तमाम दूसरे बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और महागठबंधन के संकेत दे चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से दायर मानहानि के एक मामले में आज अमृतसर की जिला अदालत में पेश हुए। अदालत ने पेशी के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का बच्चा बच्चा मजीठिया की सच्चाई को जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में नंदन वन जंगल सफारी का सोमवार को उद्घाटन किया। राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वो आज रायपुर में थे। यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा नया रायपुर पहुंचे और जंगल सफारी का लोकार्पण किया। लगता है बाघ को भी आभास हो गया था कि सामने कौन तस्वीर उतार रहा है, तभी तो तसल्ली से अपनी जगह टिका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के नरेंद्र वन में जंगल सफारी के दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में हाथ आजमा रहे थे। 40 सेकंड तक ये फोटो सेशन चलता रहा। बाघ पीएम के सामने खड़ा रहा। नए रायपुर में करीब 320 हेक्टेयर क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से ये मानव निर्मित जंगल सफारी है। इसमें शेर, बाघ समेत दूसरे और वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण मुहैया कराया गया है।
प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी को राज्य की जनता को सौंपा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जंगल सफारी की सैर कराई। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर सूबे के दौरे पर गए थे। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के इंदौर में अंधविश्वास के नाम पर जानलेवा खेल हुआ। दिवाली के अगले दिन अग्निबाण से हमले में कई लोग घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में शोलों का यह खेल देर तक होता रहा। शोलों का युद्ध, आग से हमला, जोखिम का ये कैसा खेल, ये कैसी जानलेवा परंपरा। चारों ओर शोले ही शोले और इन शोलों के बीच लोगों का हुजूम, जिसमें बड़े बूढ़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। ये नजारा देखकर ही रूह कांप उठती है। कहीं कोई चल न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन इंदौर के गौतमपुरा गांव में शोलों का ये युद्ध पूरे जोशो खरोश के साथ जारी रहता है। अंगारों से एक दूसरे पर हमला करने वाले इस युद्ध का नाम है हिंगोट, जो हर साल दिवाली के मौके पर यहाँ खेला जाता है। लोग इन अंगारों को जलाने के लिए भी कैसे खतरनाक तरीके आजमाते हैं। इसके बाद हाथ में थामे इन अंगारों को दूसरे पर फेंकता है। इन तस्वीरों से ही जाहिर है कि इस खेल का हर कदम खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन बरसों से प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये खेल यहाँ ऐसे ही खेला जा रहा है, जबकि इसमें हर साल दर्जनों लोग जख्मी भी होते हैं। सोमवार को भी इंदौर में हुए इस हिंगोट यानी अग्नि बाण युद्ध में कई लोग जख्मी हुए। 60 लोगों को करीब सामान्य चोटें लगी थी और एक मरीज को आंख में गंभीर चोट लगी थी। उसको इलाज हेतु एमवाई रेफर किया गया। तो कहीं भी जो भी पिछले साल दिक्कतें आई हो या कोई परेशानी आई हो तो उसको दूर करने के लिए पूरी उसमें कोशिश की गई है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।